आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया क्यों जाता है? नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार और फुकाटोपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति के दौरान वहां की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी रोटी और शांति के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। तब वहां जार की सत्ता थी और जब जार की सत्ता खत्म होती है और जो वहां अंतरिम सरकार गठित होती है, वह सरकार वहां की महिलाओं को वोटिंग राइट्स देती है। रूस का जो जूलियन कैलेंडर है उसके मुताबिक वो दिन था 23 फरवरी, जब वहां की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके मुताबिक वो दिन था 8 मार्च, और तभी से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मूल में है श्रम। चूंकि मूल में श्रम है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं लोक कला से हम किसी एक ऐसी महिला को लेकर के चर्चा करें जिन्होंने अपने समुदाय की महिलाओं के लिए एक ऐसा काम किया जिसकी सानी कोई दूसरा नहीं मिलता है। उसका उदाहरण बहुत कम मिलता है, उस तरीके की घटना का उदाहरण बहुत कम मिलता है। और ये एक सच्ची घटना है जो दरभंगा के जाने माने साहित्यकार रहे कृष्ण कुमार कश्यप जी के साथ घटी थी। मध्य 70 की बात है, 75 से 80 के बीच की घटना रही होगी। कश्यप जी ने इस पर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है बासमती, और उस महिला का भी नाम है बासमती, जिसके संदर्भ में आज की बातचीत। तो एक और खास बात, बासमती की बात करने के लिए मैं दिन में सोच रहा था कि किन्हें मैं आमंत्रित करूं, तो मेरे जहन में गीता श्री जी का नाम निर्विवाद ढंग से आया, क्योंकि बासमती की बेबाकी गीता श्री जी की बेबाकी है। तो मुझे लगा कि उससे बेहतर नाम, गीता जी से बेहतर नाम कौन हो सकता है। तो गीता जी हमारे साथ हैं और अब ये पूरी बातचीत गीता श्री जी के हवाले है। बासमती के आलोक में जो चर्चा हम करेंगे अभी, वो है स्त्री मुक्ति विमर्श और लोक की, लोक मतलब लोक की महिलाएं, और स्त्री मुक्ति विमर्श, जो एक बड़ा मुद्दा है आज के समय में। आजादी से लेकर के तमाम बातें होती हैं, विरोध में पक्ष में दोनों जगहों पे बातचीत होती है। तो अब ये मंच गीता श्री जी के नाम। गीता श्री। शुक्रिया सुनील जी। साथियों, आज आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोकपेडिया के पेज पर मैं मुखातिब हूँ। सुनील जी ने मुझे इस लायक ये बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा है मुझे, और आज मैं आपको कुछ किस्से सुनाऊंगी, कुछ बतकही करूंगी, और तरह तरह की आपको लोक की सैर पे लेके चलूंगी आपको। और ये मेरे लिए भी अचानक का लाइव है, और मैंने पहले सुनील जी ने जब कहा तो मैंने बहुत थोड़ी देर सोचा कि मैं अचानक से कैसे कर पाऊंगी इतनी जल्दी, मेरी कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं। तो सुनील जी ने मेरी बड़ी मदद की और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उन्होंने जुटा कर दी। और आज के लिए ये बहुत जरूरी लाइव है, इसलिए मैं आज मतलब अब थोड़ी ही देर में, चंद घंटे बाद जब महिला दिवस गुजर जाएगा, तब इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। और बस थोड़ी देर के लिए बचा है महिला दिवस। कोई महिला मॉड्यूलर किचन में अपना हाथ जला रही होगी, संभव है कोई 5 स्टार होटल के मंच पर महिला दिवस के भाषण के बाद चमकीली प्लेट में रान चबा रही होगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर आज आप नजर जरूर डालिएगा। अभी आज के हमारे इस वक्तव्य के बाद मैं कितनी देर आपके समक्ष रही, उसका ड्यूरेशन और एनसीआरबी की रिपोर्ट, इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि जितनी देर मैं महिला दिवस पर आपसे मुखातिब रही, उतनी ही देर में किसी महिला, किसी बहन बेटी की
की रान लुट गई होगी। आखिर आखिर विधना ने यह खास तौर पर ये जो आर्टिकल है जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी भी, बात भी करूंगी, खास तौर से हम माओ बहनों बेटियों के लिए तो लिखा है, जिसे गांव जवार की बोली में कहते हैं खटबो या लेटबो। अब आगे इसकी व्याख्या होगी कि खटबो या लेटबो कभी न खत्म होने वाली मानसिकता है। स्त्रियां या तो खटती हैं या लेटती हैं, जो हमारे समाज में बदस्तूर जारी है। इसे किसी को समझने या समझाने की जरूरत नहीं है। घर में, घर से बाहर, हर जगह हम इसे महसूस कर सकते हैं। कहीं इसकी इंटेंसिटी कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं यह जताकर उस इंटेंसिटी को लिबरलिज्म का नाम दे दिया जाता है, कहीं ज्यादा है, और कहीं यह जताकर इस इंटेंसिटी को कि हमने अपनी बीबी को, अपनी बेटी को इतनी छूट तो दी है ना। ये ठीक है कि आज हम थोड़ा अवेयर हुए हैं और संभव है कि हमने अपनी बेटियों की निगहबानी की है, तो उसकी वजह हमारी दूसरी चिंताएं भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ उन चिंताओं का नहीं है, सवाल यहाँ उस वास्तविकता का है कि विधना ने उस लेख का है, सवाल उस लेख का है कि जहाँ खटबो या लेटबो, लेख का जन्म ही हमारे माथे पर लिख दिया गया है। ये विधना का लेख है, खटबो या लेटबो। ये स्त्री का ये मैं आपको लोक भाषा में समझा रही हूँ, खटबो या लेटबो। लेकिन आज चर्चा लोक साहित्य में, बल्कि साहित्य कहना गलत होगा, गांव जवार में प्रचलित लोक गाथाओं कथाओं से महिलाओं की उपस्थिति की बात करेंगे, जिन्होंने खटबो और लेटबो के क्रूर लेखे का अपने तरीके से इस्तेमाल कर न केवल अपना जीवन सिद्ध किया, बल्कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन गई। लोक कथाओं की नायिकाएं विद्रोहिणी है, और उनका विद्रोह आत्म केंद्रित नहीं है, बल्कि बहुजन की महिलाओं के लिए है। आजादी का अर्थ वर्तमान में राजद्रोह या विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन महिलाएं तो सदियों से आजाद होना चाहती थी। पुरुषवादी सोच में, वर्चस्ववादी सोच में, आर्थिक गुलामी से, सामंती गुलामी से, उन सब का प्रतीकीकरण जिसको कहते हैं या प्रतिनिधित्व हमारी लोक कथाओं में मिलता है। वहीं से कुछ अंश मैं आपके लिए आपके समक्ष आज पेश करूंगी। एक लोक गाथा में एक वास्तविक घटना का जिक्र है, तो आज के लिए बहुत मौजू है, आप सबको सुनना चाहिए। पहला अंश मिथिला के एक प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार कृष्ण कुमार कश्यप, जिनके बारे में अभी सुनील जी बता रहे थे कि उनके जीवन का हिस्सा है, जिसे 2017 में सुनील जी ने रिकॉर्ड भी किया था। उस चर्चा के मुख्य किरदार थी बासमती। बासमती नाम से कश्यप जी की एक पुस्तक भी आई। ये 70 के दशक की शुरुआत की बात है। कश्यप जी जनकपुर में थे, उन्हें आयुर्वेद और होम्योपैथ का ज्ञान था। बासमती भी जनकपुर में की थी, सरगतिया थी। बासमती को लोह जड़ हुआ था, और बासमती की बहन रासबत्ती बासमती के इलाज के लिए कश्यप जी से मिलने जाती है, और कश्यप जी रासबत्ती के साथ बासमती को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। यहीं से मैं आपको सुनाती हूँ कथा। उस रात हवा में कनकनी कुछ बढ़ गई थी। नदी किनारे का घर, पूर्वा हवा के कारण मुझे लगा कि बुखार लग गया होगा। मैं पहली बार उसके यहाँ गया था। एक चारी टटघर, छोटी छोटी खोलिया जैसी, फूस की 2 कोठरी, एक कोठरी में मटिया तेल की ढिबरी भुकभुका रही थी। खजूर की अखरा चटाई पर साड़ी ओढ़े एक युवती पड़ी हुई थी, और कुछ हटकर एक खूंटे से बंधी 2-3 बकरी पाठी पगुरा रही थी। मैंने पूछा, क्या होता है? उसने कहा, बुखार लगल है माट साहब, जरा ठीक से देखिए ना। ढिबरी के मध्यम इजोत मतलब रोशनी में मैंने देखा, एक मेरी तरफ बाला, उसका गाल ललून हो गया था। मुझे लगा उसका बुखार चढ़ रहा होगा। ताप जानने के लिए मैंने उसका पहुंचा पकड़ना चाहा, उसकी नाड़ी देखने के लिए। मैंने छुआ ही था कि वह सिसिया उठी। रासबत्ती बोली, इसको 8 दिन से सरगतिया करवा रहे हैं, कल ही पूरा हुआ है, हो सकता है उसी के जरब से बुखार लग गया हो। सरगतिया क्या होता है? मैंने पूछा। तभी रासबत्ती का पति पलटू आ गया, बोला, हम लोगों में माट साहब जनी जात के लिए गोदना गुदवाना बड़ा जरूरी रहता है, उसी से वो सब पवित्र होती है ना। ई बसमतिया डर से कभी गोदैबे नहीं की। छोटी थी, अगर गोदवा लेती, तनिक सा बुट्टा बुट्टी भी करवा लेती, तो ना ज्यादा दुखाता, ना इतना झंझट ही होता।
आखिर ब्याह तो तभी हो गया ना जब बहुत छोटी थी, उसके बाद भी गोदवा लेती। सोई हरमजादी ने गोदवाया नहीं, इसी वजह से अभी तक इसका गौना भी नहीं हो पाया। राष्ट्रपति बोली, ओ माट साहब कहते हैं ना, और माट साहब कहते हैं ना कि कनखुद्दी खाने वाली का देह तो बढ़ता ही रहता है ना। देखिए रहे हैं, छौरी फूट कर जवान हो गई है। अब कब इसका गौना होगा? जवान हो जाने पर सरगतिया कराना पड़ता है, सब गत्तर में गोदना, सो नहीं कराने पर इसका गौना नहीं हो सकता है। अगर गौना हो भी जाएगा तो यहाँ इसको रसोई घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, कोई इसके हाथ का खाना पानी भी नहीं लेगा। और क्या कहे माट साहब, वो काम सब नहीं। इसके देह में जब कोई सटवे नहीं करेगा तो शादी करके क्या हुआ? बासमती लाश से सिकुड़ गई थी। मैंने उसकी रासबत्ती से कहा, ठंडा इतना बढ़ गया है, बुखार भी लगा हुआ है, तो ओढ़ने के लिए कुछ और देना चाहिए ना। रासबत्ती ने जवाब दिया, हाकिम दोनों छौरा छौरी को सटाकर सुता लेगी तो जरा काहे लगेगा? गरीबी तो मैंने भी बहुत करीब से देखी है, लेकिन गरीबी की ऐसी उत्कट परिभाषा सुनकर मैं अवाक रह गया। गुदना की छाप बासमती की बहन रासमती की बाह पर भी है, लेकिन चित्र की हरियौन काली रेखा उसके शरीर के रंग से मिलकर और मलिन लगती है। बासमती का रंग एकदम साफ है। सहसा मेरी नजर उसके हाथ पर बने ताजे झकझकाते छाप पर पड़ी। मैंने कहा, जरा हाथ दिलवाइए तो, दिखलाइए तो, जरा हाथ दिखलाइए तो। उसने अपना दाहिना हाथ मेरे हाथ पे रख दिया और हाथ में पहुंचाकर लत्ती जैसा छाप था। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, लौंग लत्ती। कलाई से ऊपर दो मोर जैसी आकृति थी, चोंच में चोंच सटाए। मैंने अंठिया कर पूछा, और ये क्या है, कौआ? उसने झट झट से कहा, नहीं, यह है मोर मजूर। मेरी नानी कहती है कि धरती पर सबसे पहले मनुष्य आया, लेकिन वह लोकवेद देवना नहीं जानता था, इससे उसका परिवार भी नहीं बढ़ता था। तब भगवान ने मोर मजूर को भेजा। मोर मजूर बहुत प्रेम से कहता था और इसका परिवार भी बढ़ता था। सो देखकर मनुष्य गया मोर मजूर के पास प्रेम सीखने। तब इसका भी परिवार बढ़ने लगा और संसार आबाद हुआ। मैंने पूछा, मोर और मजूर तो एक ही चीज है ना? तो उसने कहा, हुआ तो एक ही चीज, अगर मोर हुआ नर और मजूर हुआ मादा। इतना बोलकर वो मेरे मुंह पर देखने लगी। मुझे लगा वह जानना चाहती है कि मैं अभी समझ पाया कि नहीं। उसकी समझदारी पर मैं मुग्ध था। बात को और आगे बढ़ाते हुए मैंने उससे फिर पूछा, खैर यह लवंग लती क्या हुआ? उसने समझाते हुए कहा, यही दिया ना उसको, मनुष्य को। जब आदमी मोर मजूर से सब बात सीख के वापस आने लगा तो मजूर ने उसके गट्टा पर यह लत्ती बांध दिया। इस दिन से आदमी भी मेल जोल प्रेम बुझने लगा। वैसे शुरू में आदमी बड़ा खराब जानवर था, हरदम लड़ाइये भिड़ाइये में रहता था। उसके कलेजा में तनिक भी माया मोह नहीं था। दुलार अलार तो वो जानबे नहीं करता था। लेकिन जब से मोर मजूर ने उसको लौंग लत्ती दिया, तब वो सब भी प्रेम से रहने लगा और उसको भी कुटुंब परिवार बढ़ा। मैं और कुछ जानना चाहता था। और मान लीजिए कि एक के हाथ में लत्ती है, दूसरे के हाथ में नहीं है, तो दोस्ती लग सकती है कि नहीं? उसने तरीका बताया। लगेगी काहे नहीं, अगर लत्ती में हाथ सटना पड़ेगा। मैं उसकी तरफ ताकता रह गया। उसने कहा, देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में लत्ती का छाप है और दूसरे के हाथ में नहीं है, तो दोनों आदमी पीठ से पीठ सटाकर खड़ा हो जाएगा और उल्टे हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर 3 बार कहेगा, लत्ती में लत्ती सट जाब, सखी बहिना पा लग जाब। बस हो गया। ये वाला सबसे पक्का होता है। दोनों कहीं चला भी जाएगा तो दोस्ती नहीं छूटेगी। बोलते समय उसकी आंखें किसी अलौकिक चमक से आलोड़ित हो जाती थी। उस समय उसका चेहरा जिस आंच से दमक उठता था, मैं उस चमक से अपरिचित सा था। मुझे लगा जैसे बासमती का मुखमंडल वैसे ही किसी प्रोमेदिक आग की आभा से दीप्त था। अब अगले दिन मैं यानी कश्यप फिर बासमती के घर पहुंचते हैं। बासमती से कहते हैं, जरा देखूं अब पाँच कैसा लगता है। उसने अपनी दोनों बाहों को पसारते हुए मेरी ओर बढ़ाया। मैंने दोनों हाथ थाम लिया। एक हाथ में मोर मयूर और दूसरे हाथ में गट्टा से ऊपर हाथी गुदा हुआ था। दोनों हाथ में पहुंचा पर सुरमई लौंग लती। मेरी नजर उसके बाएं हाथ की फट्टी पर बने हाथी पर थी। उसने पूछा, हाथी देख रहे हैं? यह मकुनी हाथी है। यह क्या होता है? एक ठो फकड़ा नहीं सुने हैं?
मकुनी हाथी चल बराती कितना दूर, माधोपुर माधोपुर में कौन तमाशा, ढोल नगाड़ा पुड़ी बतासा। मैंने कहा इसका अर्थ यह हुआ कि हाथी समृद्धि का प्रतीक है, संपन्नता का द्योतक है। उसने कहा एक ठो हाथी और है। मैंने कहा वो हाथी भी दिखलाइए ना। मेरी बात से वो बहुत लजा आ गई। मैंने अंदाजा लगाया कि वो हाथी हो सकता है कि भीतरी किसी अंग पर गुदा होगा, इसीलिए वो लजा गई है। मैंने उसे प्रबोधते हुए कहा उस हाथी को क्या कहा जाता है? उसने अपने मन में उछाह भरते हुए कहा उसको कहते हैं मतनी हाथी। वह मताने वाला हाथी है। वो किसी आदमी को मता देता है तो वह बेमत होकर प्रेम करने लगता है। बासमती की देह पर गोदना का इतना बड़ा खजाना था, लेकिन वह खजाना उसका निजी था। उस वैभव का प्रदर्शन सभी कोई नहीं कर सकते हैं। बासमती के अलावा इस चीज को मात्र उसका पति देख सकता है, छू सकता है और हंसोत सकता है। यह बाबा जी का बेल नहीं है कि जो जो कोई चाहे ले जाए। कहता है पेड़ में बेल पका है तो कौवा को क्या। ये कहावत है कि कहते हैं पेड़ में बेल पका तो इससे कौवा को क्या। लेखक और बासमती के बीच एक अन्य संवाद इस तरह से है। बासमती कहती है हाँ आपको अटपटा लग सकता है क्योंकि यह भी छोटे और बड़े लोगों जैसी ही बात है। दुसाद मुसहर की देह तो उघाड़ ही रहती है, चाहे जनी जात रहे चाहे कोई मर्द। दुसादिन सब तो फाड़ा बांध के ईट भट्टा पर चली जाती है और दिन भर देह धुन कर खटती है। 10 ठो ईट भट्टा माथे पर थकिया कर धूप में दौड़ती रहती है। पंजरे में सटा भूखा पेट, पसीने से लथपथ, सुर्खी और राख से पुताई हुई ईंटों के थक को संभाले उसकी बांह जब रस्सी की तरह ऐंठ जाती है, तब उसकी जांग और पेट को कौन देखता है। वहां वहां जो कोई भी होता है सब एक ही दौड़ में जुटा रहता है। जितनी ईंट जो रेजिन ढोएगी उतनी ही कौड़ी उसे मिलेगी और कौड़ियों को जोड़कर 7 दिन पर पैसा। इस दौड़ा दौड़ी में जब किसी की पीठ पर ईंटों का थाक भरभरा कर गिर पड़ता है या किसी रेजिन के पैर में ठेस लग जाती है, अंगूठा थकुचा जाता है और मुंह के बल सुर्खी से भरी धूल में गिर पड़ती है, उस समय जो पास में होता है वही उसकी देह हंसोथते हैं, चाहे वह औरत हो या मर्द। यह बासमती का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण था जो किसी को भी अवाक कर सकता है। बासमती टाट की झोपड़ी के अपने कमरे में लेखक से बात कर रही थी और अपना पीठ हंसुथवाने के लिए लेखक के करीब आ जाती है। चूंकि गोदना दिखाना है, जब वो ये देखती है कि सकुचा रहे हैं तब वह कहती है आप अपनी आंख मूंदिए तो। चूड़ियों की झंझनाहट से पता लग रहा था कि उसने अपनी बाहें ऊपर की होगी, शायद ब्लाउज निकालने के लिए। सपाट स्वर में वह कहती है मैं आपके पास में ही बैठी हूँ, हाथ बढ़ाइए और मेरी पीठ पर धरिए, थोड़ा खुजलाते हुए। मैं आंख बंद किए उसकी पीठ पर हाथ इधर उधर कर रहा था। धीरे धीरे। आपका हाथ क्यों कांप रहा है? मैंने उससे पूछा। अब मैं आंख खोल लेता हूँ। वह कहती है मैं फिर कहूंगी आप समझिए कि कुछ देखते नहीं है। आंख खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिए, लेकिन आपने कहा है कि मेरी देह में जो गोदना है उससे हजारों औरतों की गरीबी दूर हो सकती है। अब बात यहाँ जितवारपुर की है। वहां महिलाएं गोदना चित्रों के जरिए जीवन यापन करने में लगी थी। बासमती कहती है जब यह पता लग गया है कि गोदना की छाप से हरिजन औरतें भी इज्जत से और आराम से कमा सकती हैं, तब तो इस काम को आगे बढ़ाना ही चाहिए। कोई ऐसा उपाय तो जरूर खोजना चाहिए कि काबिल और बेलूरी सभी जनीजात इस कमाई में लग सके। दिन भर ईंट भट्टा में खटने से तो अच्छा होगा कलम से कमाई करना। पैसा भी कमाएगी, इज्जत से भी रहेगी, लेकिन ये होगा कैसे? मेरा दिमाग इस सोच विचार में ऐसा फंसा कि खाना भी नहीं खाए और ठीक से सो भी नहीं पाए। एक मन होता था कि जब इस गोदना से हजारों गरीब औरतों का भला हो सकता है तो बिना हुज्जत के ये सब आपको दे दे। लेकिन दे कैसे? जो चीज देह के पोर पोर में गोदाया हुआ है सो किसी मर्द को कैसे दे दें? उसके आगे देह को कैसे उघारे? क्या कहेगा देखने वाला? जो देखेगा या कि देह को छुएगा वो ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगा। लेकिन आखिर में फैसला किए कि अगर गरीबों का भला करना चाहते हैं तो जी करा करके यह काम करना ही पड़ेगा। आपको देह दिखलाना ही पड़ेगा और आपको भी इस लायक बनाना पड़ेगा कि बिना हिचक के देह छू सके। इसीलिए आज आपसे पीठ छुआ लिए। इसके बाद कश्यप जी बासमती के देह चित्र को कागज पर उतारते हैं। स्थानीय महिलाएं गोदना चित्र बनाना सीखती हैं और इज्जत से कमाई का एक माध्यम उनके सामने विकसित होता है।
अब मैं आपको यहाँ पे सीता जी का विश्लेषण, सामाजिक पक्ष, बृहद भारत में नारियों की स्थिति पर एक एक और बासमती का चरित्र चित्रण, इस पर थोड़ा सा एक लोकगीतों के बहाने से एक प्रकाश डालूंगी। एक बड़ा ही चर्चित लोकगीत है जिसे मालिनी अवस्थी जी और अनेक गायिकाओं ने अपनी आवाज दी है। गीत है सैया मिले लड़कोइया मैं का करूं। इसको ऐसे कहते, सैया मिले लड़कोइया मैं का करूं। बहुत ही शानदार गाना है। जब हम भैली 8 बरिस के सैया मारे दुलैया मैं का करूं। जब हम भैली 12 बरिस के सैया चले पैया पैया मैं का करूं। ये बहुत ही प्यारा गाना है, आप सुन सकते हैं इस गाने को। और मालिनी अवस्थी जी ने तो गाया है, तो सबसे अधिक पॉपुलर हुआ है सैया मिले लड़कोइया। अब इसके बाद मैं भी अभी करूंगी, पहले आपको मैं झूमर झूमर के बोल आपको सुनाती हूँ। हमरो बलमुआ आवारा पीपर तरे मारे नजारा हो, सोने के थाली में जेवना परोसे जेवना न जेवे आवारा, फूलो अगस्तों का सेजा बिछायो सुजिया न सोवे आवारा, का करी है बलमुआ आवारा पीपर तरे मारे नजारा हो। ये झूमर है, हम लोग यहाँ औरतें गाती हैं और झूमती हैं। सोने के थाली में जेवना परोसो, ये सब झूमर की राग एक ही तरह का होता है, लेकिन वर्डिंग्स अलग, लेकिन उसमें श्रृंगार होता है हमारे यहाँ। उसमें पिया के साथ, बलम के साथ संबंधों का बड़ा श्रृंगारिक वर्णन होता है। और शादी ब्याह में हमारे यहाँ झूमर गाते हैं और औरतें इस पर नाचती हैं। तो इसमें ये कि हमरो बलमुआ आवारा पीपर तरे मारे नजारा हो, मतलब पीपर मतलब पीपल के नीचे नजारा मार रहा है मेरा बलम जो है, बहुत आवारा है। और उसको सोने के थाली में हमने खाना परोसा, लेकिन जेवना न जेवे, लेकिन वो खाना भी नहीं खा रहा है आवारा। फूलों अगस्तों का, अगस्त के फूल होते हैं सफेद सफेद, हमने उसका सेज बिछाया, मतलब फूलों का बिस्तर बिछाया। सेजिया न सोवे आवारा, बेड मतलब उस बिस्तर पे भी वो आवारा नहीं सो रहा है। का करी है बलमू आवारा, पता नहीं हमारा आवारा बलम क्या करेगा, बस पीपर के नीचे बैठ के नजारा मार रहा है। एक उपलम, एक ताना, एक तंज कसती हैं स्त्रियां अपने। पूरा झूमर पिया सैया को लेके है, बहुत सुंदर सुंदर झूमर हमारे यहाँ गाए जाते हैं। महिलाओं की आजादी या मुक्ति का जो प्रश्न है, आज जो राजनीतिक प्रश्न है, और राजनीतिक प्रश्न बनने से पूर्व बाबा आदम और दादी हव्वा के जमाने में जो सामाजिक प्रश्न है, वो धर्म अधर्म और तर्कों के बीच इन स्त्री की आजादी के प्रश्नों को इस तरह से उलझाया गया है, जहां कम ही महिलाएं, स्त्रियां, बहनें, बेटियां मुक्ति के प्रश्न को या अपनी आजादी के प्रश्न को बृहत्तर समाज के सामने प्रस्तुत कर पाती हैं। खास तौर पर सवर्ण परंपराओं में, ब्राह्मणी परंपराओं में, उनके लिए सामंती परिवेश में बहुत सीमित स्थान उनका दिखता है। उनके मुक्ति के प्रश्न भी बहुत कम है वहां पे। लेकिन जो ब्राह्मणवादी परंपराएं होती है, उससे अलग हटकर हम देखें तो लोक परंपराओं में, लोक साहित्य में महिलाएं न केवल मजबूत दिखती हैं, बल्कि ज्यादा मजबूत दिखती हैं। वहां वो खुलकर अपनी आजादी के सवाल को, मुक्ति के प्रश्न को, सामाजिक कुरीतियों पर, उसकी जो व्यक्तिगत उन्मुक्तता है उस पर बेबाकी से राय करती हैं, लड़ती हैं, जीतती हैं। लोकलाज का भी आवरण है, लेकिन अपने शील पर घात की स्थिति में अवसादग्रस्त नहीं है। वो खुद को व्यक्त करती हैं, और किस तरह से व्यक्त करती हैं आपने अभी बासमती की जुबान में आपने भी थोड़ी देर पहले सुना। जिस झूमर को कुछ सेकंड पहले मैंने आपको सुनाया, वह एक चरित्रहीन बलम व्यक्ति के विद्रोह के रूप में व्यक्त है। हम उसको श्रृंगारिक कहते हैं, श्रृंगार के रूप में गाते हैं, लेकिन तमाम झूमर में जो इस तरह के पतियों का बलम और सैया का जिक्र है, वो सब बेवफा और बेवफा सनम का जिक्र है। ज्यादातर पुरुष की बेवफाइयों का झूमर में वर्णन है। तो जैसे झूमर के अगला हिस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। उसमें एक महिला कहती है झूमर के अगले हिस्से में कि बरा खिसियाइए त सेजिया न सोई है, यार संग करब गुजारा। बरा खिसियाइए तो घर से निकली है, नैहर कर लेब गुजारा। पीपर तर मारब नजारा हो। इसमें कि बरा खिसेंगे, बहुत गुस्सा होंगे तो सेज पे नहीं सोएंगे, तो यार संग करब गुजारा, मैं यार के संग गुजारा कर लूंगी। ये विद्रोह देखिए, विद्रोह के स्वर देखिए। खरा खिसियाई है तो घर से निकली है, बड़ा गुस्सा होंगे तो मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि स्त्री का तो घर होता ही नहीं है। तो नैहर कर ले गुजारा, तो मैके में गुजारा कर लूंगी मैं। पीपर तर मारब नजारा हो,
मतलब पीपर के नीचे नजारा नजारा मार लेंगे हम। उसके बाद पति क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सेज पर नहीं सोएगा, मत सोए, मैं अपने यार के संग गुजारा करूंगी, घर से निकालेगा निकाल दे, मैं नैहर में गुजारा कर लूंगी, वो पीपर के नीचे नजारा मारेगा तो मैं भी पीपर के पास नजारा मारूंगी। ये एक तरह का विद्रोह है, एक तरह की बेबाकी है। लेकिन दूसरी तरफ परंपरा की बात, मेरा पति मेरा देवता है, लेकिन पति देवता है तो पत्नी भी देवी है, लेकिन वो तभी तक देवी है जब तक पति देवता है। वो जब अपना अधिकार जानती है, अपना अधिकार हासिल करना चाहती है और हासिल करती है, वो कहती है कि अगर तुम नैतिकता से गिरोगे, तुम अपने आचरण से गिरोगे, तुम अपनी वफा से मुकरोगे, तो मैं नैतिकता का मान रखने के लिए विवश नहीं हूँ। तो स्त्री भी मुक्त है। अगर उसे अगर कोई बेवफा, ये नहीं हो सकता कि तुम वफा करो, हम जब है इसी में प्यार किया, बरू वो वफा करे हम जफा करें, तो ऐसा नहीं है। लोक में ऐसा नहीं है, लोक में धमकियां भी हैं। बिहार में ऐसी तमाम लोक गाथाएं हैं जहां महिलाएं आपको सशक्त, बहुत ज्यादा सशक्त मिलेंगी। और सिर्फ लोक गाथाओं में ही नहीं, लोक समाज में भी वो सशक्तिकरण आप साफ साफ देख सकते हैं। लोक समाज में महिलाएं अपने विचारों को खुलेपन के साथ रखती हैं, उनमें वो आवेश मिलेगा आपको, लेकिन भय की मात्रा कम मिलेगी। वो व्यवस्थाओं पर सीधे सीधे कटाक्ष करती हैं, चाहे वो व्यवस्था धर्म के नाम पर लादी लादी क्यों ना गई हो। अगर व्यवस्थाओं में टकराहट भी वहां खुलेआम है। अगर आप सबने लोक गाथा मिथिलांचल के इलाके में ज्यादा फेमस है, राजा सलहेश को सुना होगा। तो सलहेश की जो प्रेमिकाएं थी, मालिन बहनें, वो कैसे कैसे जुगत भिराती हैं, याद कीजिए वो कहानी। सलहेश को कभी भौरा बनकर, कभी भेड़ा बनाकर, तो कभी सुग्गा बनाकर, कभी तो अपने पास रखती हैं। और सलहेश को अपने रात में उन्हें पुरुष रूप में वापस लाकर प्रेम करती हैं। तो सलहेश की एक दूसरी प्रेमिका है, और राजा कुलेश्वर की बेटी चंद्रावती। सलहेश को पाने के लिए वो चूहरमल को चोरी के आरोप में फंसा देती है, और चूहरमल जब इंद्रावती के गहने चुराकर मोकामा चला जाता है तो सलहेश को जेल हो जाती है। तब चूहरमल को पकड़ने के लिए मालिन बहनें नटिन के वेश में मोकामा पहुंचती हैं और चूहरमल को रिझाकर उसे बंदी बनाने में सफल होती हैं। आप देखिए कैसे स्त्रियां हासिल करती हैं अपने मल लायक साथी को, पुरुष को। मालिन बहनों में सबसे बड़ी है फूलवंती, और वह कैसे अपनी स्वच्छंदता से सलहेश को रिझाती है, मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। हम तब पान वाली जनिया, हम तब पान वाली जनिया, हम तब मुस्के पर ठगली अठनिया, हम तब पान वाली जनिया। तो चूहर कहता है, ये मालिन गाती है, हम तब पान वाली जनिया, हम तब पान वाली जनिया, हम तब मुस्के पर ठगली अठनिया, हम तब पान वाली जनिया। तो चूहर कहता है, कहमा के खैर चुना, कहमा के पान, कहमा तो आबिक छनले दुकान। तो फुलवंती कहती है, हम तब पान वाली जनिया, पटना का खैर चुना, बंगला का पान, मोकामा पे आबी का छनली दुकान, हम तब पान वाली जनिया। पटना का खैर चुना है और बंगाल का पान है, और मोकामा में आके हमने दुकान खोला है, हम तो पान वाली औरत हैं। तो रेशमा का प्रसंग भी लोक गाथा में चूहरमल में ही आता है, और वो रेशमा चूहरमल की गाथा मोकामा, बेगूसराय के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। चूहरमल दुसाध समाज से हैं, जबकि रेशमा भूमिहार है। चूहरमल और रेशमा का भाई अजब सिंह दोस्त थे। अजब सिंह बीमार पड़ता है और चूहरमल अजब सिंह को देखने उसके घर जाता है। वहां अजब सिंह की बहन रेशमा चूहरमल पर आसक्त हो जाती है। वह खुलकर अपना प्रेम प्रकट करती है, तमाम जतन करती है कि चूहरमल को वह हासिल कर पाए। ये देखिए, ये सवर्ण और दूसरी दुसाध और सवर्णों के बीच का ये प्रेम प्रसंग है कि रेशमा सवर्ण है और ये दुसाध जाति से हैं, दलित जाति से हैं। ये तो दलित और सवर्णों के बीच का ये देखिए, लोक गाथा में सबसे पहले दलित और सवर्ण के बीच प्रेम की गाथा आती है। तो रेशमा चूहरमल को हासिल करना चाहती है किसी भी तरह से। तो रेशमा चूहरमल से कहती है, गाती है, गीत है कि मधुरी बचनिया जहां बोल वहां बोले, मधुरी बचनिया वहां बोले रानी रेशमा जी, धई के चूहरमल के हाथ जी,
बाहर बरी 12 बरिसवा से असरा लगौली जी, आस आस मोर देहुना पुराए जी, जबले न करब हमरो संग तुहु भोगवा जी, तबले न छोड़िबे तुहार हाथ जी। इसमें ध्यान से इस गीत को सुनिएगा। इसमें भोग का प्रसंग है। एक स्त्री कहती है, सवर्ण जाति की एक स्त्री एक दलित नायक से प्रेम करती है और वो कहती है मधुरी बचनिया, मधुर वचन वहां बोलो। वहां पर रानी रेशमा बोलती है, धई के चूहड़मल का हाथ पकड़ के मधुर वचन कहती है रानी रेशमा जी कि 12 बरिस से 12 साल से, एक युग से मैं आसरा लगाए बैठी हूँ। असमुर देहुना पुराए, मेरी उम्मीद पूरी कर दो जी, आप मेरी उम्मीद पूरी कर दो जी। जबले न करबा, जब तक नहीं करोगे हमरो संग तू भोग, जब तक तुम मेरे साथ भोग नहीं करोगे। संभोग की बात करती है, जब तक तुम मेरे साथ संभोग नहीं करोगे, दैहिक संसर्ग नहीं बनाओगे, मेरे साथ दैहिक रूप से नहीं जुड़ोगे, तबले न छोड़बे तोरो हाथ जी, तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। लोक गीतों में, लोक गाथाओं में, लोक कथाओं में स्त्री कितनी असर्टिव है, सेक्सुअल रिलेशन के लिए कैसे वो पहल करती है, कितने जोरदार ढंग से कि एक पुरुष का हाथ पकड़ के और उसको गीत गा के ऐसे कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरे साथ अभिसार नहीं करोगे। आज स्त्री विमर्श का जोर है, हम सब बहुत सारी बातें करते हैं और स्त्री मुक्ति की बातें करते हैं हम, जो हम लोग की देह मुक्ति की बातें उसको लोग देह विमर्श करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो अलग अलग मसला है। लेकिन हाँ, स्त्री अपनी अपनी देह की मिल्कियत चाहती है, या वो चाहती है कि उसको लोग अपनी इज्जत से जोड़ के ना देखे, क्योंकि सबसे पहली इज्जत की अपनी, स्त्री की अपनी देह अपनी है, उसकी स्वामी वो खुद है, अपनी उसके पास अपनी चॉइस होनी चाहिए, अपने मनपसंद साथी चुनने का, अपना मनपसंद साथी ही चुनने की आजादी, और क्या चाहिए उसको। तो बाजार में बैठने की आजादी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मनपसंद साथी चुनने की आजादी की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम सब लेकिन लोक गाथाओं में ऐसी स्त्री, हम आज बात कर रहे हैं तो हम लोग बहुत भौचक हैं कि क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, स्त्री को क्या देह मुक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन आप लोक गाथाओं में देखेंगे, लोक गीतों में देखेंगे तो वहाँ बहुत पहले से स्त्री असर्टिव है और पहल करती है सेक्सुअल रिलेशन के लिए। दुर्भाग्य से हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसलिए आज हम लोग जो बोलते हैं तो उसको लोग भौचक होकर देखते हैं और हमारी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, जबकि बंधनों में बांधने वाली वैचार की लोक साहित्य में, लोक इतिहास में, लोक गाथाओं में कि हवाओं में बिखरी हुई है, दिखाई देती है। पूरी एक एक कहानी उठाकर आप देखिए, आप जिस भी लोक गाथा की बात करना चाहेंगे, चाहे राजा सलहेस हो, रेशमा चूहड़मल हो, बिहुला बिशहरी हो, हिरनी बिरनी हो, सोरठी बिरजी भार हो, रानी सारंगा हो, लचिया रानी हो, इन सब को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जहां स्त्रियों के सम्मान और गौरव की बात प्रमुखता से उभारी गई है, दीना भद्री है, और कनक धामी की कथा आपको पढ़नी चाहिए, जैसे कैसे दीना भद्री अपनी माँ और पत्नियों से, बिहुला और विषहरी, दीना भद्री और कनक धामी की कथा आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो मिल जाएगा आपको कहीं भी। तो वो कैसे अपनी माँ और पत्नियों से राजा कनक धामी के द्वारा उनकी माँ पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसका बदला वो राजा कनक धामी से लेते हैं। और बिहुला बिशहरी की लोक गाथा में बिहुला और बिशहरी स्त्री सशक्तिकरण का प्रतीक है। बिहुला अपने घर परिवार और अपनी सास ससुर से लड़कर अपने पति बाला लखेंद्र को जीवित कराने में सफल होती है। वो लोक साहित्य की सवित्री है वो। और बिशहरी चांदो एक सौदागर है इस कथा में, कि उसकी पुरुषवादी सत्ता को चुनौती देती है बिशहरी, और उससे पूजा पाने में सफल हो जाती है, उससे अपनी पूजा करवा लेती है। तो बहुत जिद्दी औरतें हैं ये, और कर्म सशक्त स्त्रियां हैं लोक गाथाओं में। इनकी कथाएं आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे कि आखिर लोक ने ही ऐसी कथाएं गढ़ी, तो ऐसी स्त्रियां उनको कहाँ मिली, कहाँ से आई ऐसी स्त्रियां। तो हमें एक बार आज की आलोचना करने से पहले, आज की मुक्त स्त्री की आलोचना करने से पहले, आज की असर्टिव स्त्री की आलोचना करने से पहले एक बार अपने लोक में जरूर झांकना चाहिए।
क्योंकि स्त्री मुक्ति का जो विमर्श है वो लोक गाथाओं में, कथाओं में, लोक परंपराओं में काफी मजबूती से उभरा है। वो संघर्ष और विमर्श आज जिस स्तर पर पहुंचता है, वहां वहां पे जिस स्तर पर पहुंचता है, उसे हमें गौर से समझने की जरूरत है और वर्तमान संदर्भों को, उस समय को, उस लोक गाथा, उस लोक से जोड़कर देखने की जरूरत है। तो मैं बार बार हमेशा लोक कथा, लोक गाथाओं, लोक परंपराओं का उदाहरण देती हूँ। अपनी मैं कहानियों में भी इस चीज को उठाती हूँ, अपनी बहसों में भी, विमर्शों में भी उठाती हूँ कि हमारे हमारे पास सब कुछ है, एक समृद्ध परंपरा है, लोक परंपरा, उसमें झांकने की जरूरत है। तो आज आप सबने इस चर्चा में मेरे साथ हिस्सा लिया, मुझे सुना, मेरा एक आलाप इतनी देर। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पेज पर, अपने मंच पर मुझे बहुत ही सुंदर संवाद के लिए आमंत्रित किया। मैं मंच आपको सौंपती हूँ सुनील जी। हाँ, आज थोड़ी जल्दी में है गीताश्री जी, नहीं तो कुछ सवाल भी रहते हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने खुद भी लोक पर काफी काम किया है, खासतौर पे नहीं, आप लोक 5 का मिनट, जो कथा साहित्य है जी 5 मिनट उनके। बात कर सकते हैं हम, हाँ, तो बात अगर कर आप सकते उनकी हैं भी आप। चर्चा करें, जी हसीनाबाद से लेकर के तमाम जगहों पे लोक का बहुत खूबसूरती से आपने इस्तेमाल किया है। दूसरा जी ये कि बासमती का जो चरित्र है, जी एक तरीके से जो उदात्त चरित्र है, जिसमें चित्रकला के लिए और चित्रकला के जरिए अपने समाज के विकास के लिए, एक प्रसंग में वो कहती है कि अब जबकि हमको पता है कि इससे आमदनी हो रही है और हजारों महिलाओं की हाँ जिंदगी हाँ सुधर हाँ सकती है, ये कितनी बड़ी बात वो कहती है और बहुत ही सहजता से रखती है। लोक का ये जो चरित्र है, इसको आप किस रूप में देखती हैं? हाँ 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 सुनील जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा इसलिए सवाल है क्योंकि मैं ये जब मैं इस पे बात कर रही थी तो मुझे याद आया दीपिका पादुकोण का जो वो आंदोलन है कि माई बॉडी माई चॉइस। इसमें जो हम लोग आज कहते हैं ना कि बाजारवाद है और स्त्रियों को बाजार ने वस्तु बना दिया और वो देह उघाड़ती हैं, विज्ञापनों में इस्तेमाल होती हैं। आप देखिए कि बाजार में स्त्री अपना अगर अंग प्रदर्शन करती है या देह उघाड़ती है या वो विज्ञापनों में आती है, तो कहीं ना कहीं वो उसका रोजगार है, उसके साथ उसका अपना अपना उसकी रोजी रोटी है, उसका ये काम है। उसी तरह से जैसे लोक में जो बासमती है, जिस तरीके से वो अगर वो गोदना को उघाड़ कर एक कलाकार या एक लेखक को नहीं दिखाती, अगर वो उसको चित्रित कागज पर उसको नहीं उतारते, तो फिर वो आज जो गोदना कला इतनी विकसित हुई है तो वो नहीं होती, फिर वो दबी रह जाती। तो क्या आप उस स्त्री को जो एक इतनी बड़ी कला के लिए सेक्रीफाइस करती है, अपनी उस कला को उघाड़ कर एक कलाकार को दिखाती है, तो क्या आप उसके लिए उसकी निंदा करेंगे? कि उसको आज आप उसको कंटेम्प्रेरी से जोड़कर देखिए कि कैसे लोक लोक कथा की वो बासमती कैसे कंटेम्प्रेरी की जो विज्ञापन की स्त्री है उसके साथ कैसे जुड़ती है। कैसे, अब ये अलग बात है कि वहां पर एक सामाजिक कला है, तो उस कला को उजागर करने के लिए वो एक कलाकार के साथ को अपना गोदना दिखाती है। यहाँ पे है अपना पैसा पैसा कमाने का मामला है कि विज्ञापनों में जो स्त्रियां होती हैं वो पैसा कमाने के लिए आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका रोजगार है, उससे वो उनका करियर है, वो उनकी पहचान है। तो लेकिन सेम है, बासमती का आधुनिक रूप है। तो मैं पढ़ते उसको कहानी सुनाते समय बासमती का कि मुझे ये ध्यान में आ रही थी आज की स्त्रियां कि देखिए बाजार तो तब भी एक तरह से देखे तो बासमती जो ने जो काम किया, तो आप उसको अंग प्रदर्शन कहेंगे कि अंग प्रदर्शन किया उसने। तो अगर वो लज्जा में अगर उस आवरण से ढकती तो वो कला बाहर नहीं आ पाती। तो आप क्या कहेंगे उसको किस तरह से देखेंगे, उसको समाज किस तरह से देखेगा? निंदा करेगा इसके लिए या उसने गलत किया उस पर उंगली उठाएंगे कि गलत किया उसने, कैसे दिखा दिया? अगर वो नहीं दिखाती तो इतनी बड़ी कला आपके सामने नहीं आ पाती। तो हमें स्त्रियों की इस तरह के काम काज पे, उसकी दुनिया पे, उसके खुलेपन पे, उस पे एक बार गंभीरता से सोचना चाहिए कि इसके पीछे कोई ठोस कारण होगा। एक कि सनकी और पागल को छोड़ के अगर देखें तो मुझे तो नहीं दिखता कि कोई स्त्री ऐसे ही अंग प्रदर्शन करती हुई रोड पर घूम रही हो। कोई ना कोई रीजन
होता है जिससे वो बाजार में आती हैं, बाजार उनको पहचान देता है, उनको पैसे देता है, उनको एक अस्मिता मूलक समय में जब हम जी रहे हैं तो हर स्त्री को एक अपनी पहचान की आकांक्षा है। तो हमें थोड़ा एक उदारवादी दृष्टि से देखने की जरूरत है, जो हमारा लोक हमें बताता है। जी। और यहाँ पर एक अभाव भी दिखता है, जो शहरी माहौल है, हाँ, जहाँ हम महिला दिवस सेलिब्रेट करते हैं, लोक में वो सेलिब्रेशन का मुद्दा नहीं है, लोक में वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये जो अंतर है, इस अंतर पे थोड़ी रोशनी डाल हाँ, दें। हाँ, नहीं देखिए क्या है कि लोक में और आज में थोड़ा फर्क यही है कि उस समय सारी चीजें उनके 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 रोजमर्रा से, जैसे उस समय स्त्रियों के पास ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए वो बलम को ही गुहार करती हैं, बलम आओ, बलम सो, बलम खाओ, सैया, जितना मिलेगा आपको कहीं भी, बल्कि दूसरी औरत का जिक्र मिलेगा लेकिन दूसरे आदमी का जिक्र नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रेम करने के लिए उनके पास उनका पति ही उनका पिया है, सैया है, बलम है, उनको लेकर वो खूब गाने वाने गाती है, उनकी पूरा संसार उस एक पुरुष के इर्द गिर्द है। तो वो जरूरत थी उनकी उस समय, वो तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, वो उन्हीं के इर्द गिर्द उनकी दुनिया थी। आज दुनिया अलग है, आज दुनिया बड़ी हो गई है, आज दुनिया सिमट भी गई है और बड़ी भी हो गई है। तो एक साथ हुआ है संकुचन भी और विस्तरण भी। तो अब जो है वो अब वो उसको मैं लोग जरूरत नहीं कहूंगी, हाँ, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आज भी स्त्रियों की एक जरूरत तो है, मानसिक जरूरत की। वो जो पहले लोक में मजबूरी थी, आज एक भी हो सकता है मजबूरी हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी ये मजबूरी के तौर पे होगा। उस समय लोक में वो उनका संसार सीमित था, अब संसार सीमित नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा हमारा देखने का नजरिया बदल गया है आज। तो ये तो खैर एक बहस मुहावसे का हाँ। विषय है, जिसपे अनगिनत बातें हो सकती हैं, लेकिन एक और अंतर दिखता है कि लोक की महिलाएं आज के तथाकथित शहरी महिलाएं जो हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत दिखती हैं, अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह के अधिकार को लेकर के। एक नफासत है शहरी महिलाओं में, जहां वो गुणा गणित में उलझती हैं, लोक की महिलाएं उस रूप में गुणा गणित में उलझती हुई नहीं दिखती हैं। तो इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। चलिए, आज आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इस लोक के प्रसंग को सामने रखने के लिए। लोक में एक मासूमियत तो बची हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा। लोक का एक्सपोजर नहीं है, लोक में एक मासूमियत है। लोक की दुनिया अभी भी बहुत सिमटी हुई है और बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं पता है, बाहरी हवा जिसको कहते हैं नहीं लगी है, तो वो मासूमियत तब तक बची हुई है जब तक बाहरी हवा नहीं लगी है। उनको ठगा जाना आसान है और शहरी दुनिया को आप ठग नहीं सकते, यहाँ सारे ठग ही हैं। तो इसलिए वो लोक की जो मासूमियत है ना, वही उसकी ब्यूटी है और वो बचा रहे तो बेहतर है। हम सब अपनी रचनाओं में उसको ढूंढ रहे हैं, इस ब्यूटी को ढूंढ रहे हैं। और मासूमियत से बड़ा सौंदर्य क्या होगा, भोलापन से बढ़िया गुण क्या होगा जो मुझे लोक में दिखता है। जी ठीक है गीता जी, सुनील जी। हाँ, तो बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बाय, नमस्कार। आप सब जुड़े, शुक्रिया। सभी को शुक्रिया।